हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि थेडियस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, जिसे बचाने के लिए पीटर और साइमन उसे लेकर नेथानियल के पास एक आइलैंड पर आ गए थे। लेकिन इस आइलैंड पर भी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के काफी ज्यादा पीपल्स आ गए थे और रैफेल ने यहाँ पर दो न्यू डिसाइपल्स को भी भेज दिया था, जिनमें से एक थी मैथ्यू, जो कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल शार्प शूटर है, और सेकंड पर्सन था जूडस, जो किसी भी पर्सन की स्किल को सिर्फ देखने से ही कॉपी कर लेता है। और हमने देखा था कि पीटर और जूडस का आपस में सामना हो गया था, लेकिन पीटर जूडस को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि अगर उसने जूडस को अपनी शक्ल दिखा दी तो जूडस उसे फौरन पहचान लेगा। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि एलपीडी और मैथ्यू इन दोनों की भी आपस में फाइट स्टार्ट हो गई थी। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है, जो कि एलपीडी को तलाश कर रही होती है और वो सोच रही होती है मैं इस वक्त नाइट विजन को यूज कर रही हूँ, लेकिन आखिर फिर भी ये एलपीडी मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद को नाइट विजन से बचाने के लिए भी प्रिपरेशन करके आया है। और इस वक्त मैथ्यू एलपीडी के ऊपर शूट कर दी है और ये बुलेट एलपीडी को भी लग गई होती है और एलपीडी बुरा होता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, मैंने तो अपने आप को तुमसे कंप्लीट छुपाया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे कैसे देख पा रही हो। तो मैथ्यू हंसते हुए बोल रही होती है क्यूटी, मुझे लगता है तुम एक चीज भूल गए हो, मैंने पहले भी तो तुम्हें गोली मारी थी और उस गोली के लगने की वजह से तुम्हारा ब्लड जमीन पर गिर रहा है, जिससे मैं बहुत आराम से देख पा रही हूँ। और इसे मैथ्यू तेजी से भागते हुए एलपीडी के पास आ रही होती है और वो बोल रही होती है एलपीडी अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, चलो इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन वो देखती है कि जिस जगह पर वो आई होती है वहां पर एलपीडी मौजूद नहीं होता और ये देखकर मैथ्यू सोच रही होती है आखिर वो अचानक से यहाँ से कैसे गायब हो गया। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसका प्लान था। और इस वक्त हम देखते हैं एलपीडी ने बहुत ही तेजी के साथ मैथ्यू के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बुरा होता है। मैथ्यू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इतनी छोटी चीजों के बारे में पता नहीं होगा कि मुझे अपने ब्लड को तुमसे कैसे छुपाना है। और वो मैथ्यू के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करता है, लेकिन मैथ्यू ने खुद को संभाल लिया होता है और वो एलपीडी से दूर हो गई होती है। और इसी के साथ वो यहाँ पर बुलेट्स भी शूट कर रही होती है, लेकिन एलपीडी यहाँ पर सोच रहा होता है मैंने इसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक किया था, लेकिन इसने हवा में ही मेरी अटैक को डॉज कर लिया, लगता है इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद मैथ्यू हंसते हुए बोल रही होती है ब्रदर जोहान, क्या तुम जानते हो मुझे लग रहा था तुम कोई घोस्ट हो जो अचानक से इस जंगल में गायब हो गए हो, लेकिन मुझे पता अब चला है कि तुमने तो असलियत में अपनी बॉडी के ऊपर एक जैकेट पहनी हुई है, जिसकी वजह से मैं नाइट विजन के जरिए तुम्हें तलाश नहीं कर पा रही, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ट्रिक के बारे में पता चल गया है और अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। तो ये बात सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है मैथ्यू, भले ही तुम्हें इस बारे में पता चल गया है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी, क्योंकि इतने अंधेरे में तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। और इस वक्त एलपीडी बहुत ही तेज स्पीड के साथ मैथ्यू के ऊपर अटैक करता है और मैथ्यू भी यहाँ पर बुलेट शूट कर रही होती है, लेकिन एलपीडी ने मैथ्यू की बॉडी के ऊपर कट्स लगा दिए होते हैं। जिसके बाद मैथ्यू बोल रही होती है ब्रदर जोहान, ये सच में चीटिंग है, मैं तुम्हें यहाँ पर देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन अंधे होने के बाद भी तुम मुझे देख पा रहे हो, सच बताओ क्या तुम अंधे हो या फिर तुमने सभी लोगों से झूठ बोला हुआ है। लेकिन इस वक्त हम देखते कि एलपीडी मैथ्यू के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है और वो बोलता है हाँ, ये सच है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन ये चीज भी सच है कि इस वक्त मैं तुम्हारी सांसों को भी देख सकता हूँ। और इस वक्त एलपीडी मैथ्यू को एक काफी जोरदार किक मारता है और मैथ्यू भी दूर एक दरख्त में आकर लगी होती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो बुरी होती है ब्रदर जोहान, आखिर तुम एक क्यूट सी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे कितना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। तो ये बात सुनकर एलपीडी पूरा होता है मैथ्यू, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी जैसी एक कमजोर पर्सन एक डिसाइपल कैसे बन गई, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और इस वक्त एलपीडी बहुत तेजी के साथ मैथ्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त हमें एक गन शॉट सुनाई देता है और हम देखते हैं कि एलपीडी के हाथ में गोली लगी होती है और इस चीज की वजह से एलपीडी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है ये लड़की तो इंजर्ड हो गई थी, तो आखिर अचानक से इसने मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया है ताकि मैं अपने आप को इसके सामने ले आऊं। और हम देखते हैं कि मैथ्यू इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है तो फाइनली मैंने इस क्यूटी को पकड़ ही लिया। और इसी के साथ हमें मैथ्यू के बारे में बताया जाता है कि वो एक टाइम की कोरिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शार्प शूटर है, जिसने आज तक अपने किसी भी मिशन को फेल नहीं किया। और इसी के साथ हम एलपीडी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है बुलेट के लगने की वजह से ब्लड मेरे कपड़ों के ऊपर लग गया है और अभी ये लड़की बहुत आराम से मुझे देख सकती है। जिसके बाद मैथ्यू बोल रही होती है ब्रदर चौहान, अब तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा हुआ है और मैं तुम्हें बहुत आराम से देख सकती हूँ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। तो बस सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो और मुझे भी लगता है कि अब मैं तुमसे और ज्यादा नहीं भाग सकता, इसलिए अब हमें इन ट्रिक्स को बंद करना चाहिए। और इससे बाद एलपीडी ने यहाँ पर अपनी जैकेट को उतार दिया होता है और हम देखते को उसने अपनी जैकेट को कसकर बांध दिया होता है, लेकिन ये देखकर मैथ्यू बोल रही होती है तुमने यहाँ पर अपनी शर्ट उतार दी, क्या तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। लेकिन इस वक्त हम देखते एलपीडी बहुत तेजी से मैथ्यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मैथ्यू इन सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है और वो काफी तेजी से पीछे हो रही होती है। लेकिन इस वक्त हम देखते एलपीडी ने मैथ्यू के ऊपर काफी ज्यादा पत्ते फेंक दिए होते हैं, जिसकी वजह से उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन उन पत्तों के दरमियान में से एक डैगर उड़ता हुआ मैथ्यू की तरफ आ रहा होता है, लेकिन मैथ्यू तेजी से इसे डॉज कर लेती है और इसी के साथ वो बुलेट्स को एलपीडी के ऊपर शूट कर रही होती है।
लेकिन वो देखती है कि एलपीडे सामने मौजूद नहीं होता और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये अचानक से फिर से गायब कैसे हो गया। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि एलपीडे बहुत ही तेजी के साथ मैथ्यू के पीछे आ चुका होता है और उसने अपने डैगर के साथ मैथ्यू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस वक्त एलपीडे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू ने इस अटैक को अपनी गन के साथ रोक लिया होता है और वह तेजी से इस चाकू को दूर फेंक देती है और उसने अपने पास से एक और गन को निकाल लिया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलपीडो ने अपने दूसरे चाकू को मैथ्यू के सर के ऊपर रखा हुआ होता है, जबकि मैथ्यू ने अपनी गन को एलपीडे की गर्दन के ऊपर रखा हुआ होता है। और इसी के साथ मैथ्यू बोल रही होती है तो क्या तुम ये चेक करना चाहोगे मेरी बुलेट ज्यादा फास्ट है या तुम्हारा चाकू। और इसी के साथ मैथ्यू बोल रही होती है आज अगर सच में चांदनी रात नहीं होती तो मैं अभी तक मर चुकी होती, शायद मैं आज काफी ज्यादा लकी हूँ। ये बस इनका एलपीडे बोल रहा होता है भले आज चांदनी रात है लेकिन तुम फिर भी मर जाओगी। लेकिन इस वक्त मैथ्यू बोलती है अच्छा मेरी बात तो सुनो, मुझे ये तो बताओ आखिर हम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। तो एलपीडे बोल रहा होता है मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बोला तो था कि तुम उस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाओगी क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही किल करूंगा। तो बस इनका मैथ्यू बोलती है आखिर तुम किस लड़के की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर बस उस ओल्ड लेडी नेथेनियल को किल करने आई थी। तो बस इनका एलपीडे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है लेकिन मुझे तो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि तुम यहाँ पर उस लड़के को किल करने वाली हो, क्या वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी। और हम देखते कि मैथ्यू यहाँ पर पीछे हो गई होती है और वो बुरी होती है। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा फाइट करने का रीजन क्या है। ये फाइट तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग थी, लेकिन अब तक तो उस टेम्पल में से वो लोग वहाँ से भाग भी चुके होंगे और अब तो मैं उन्हें शूट भी नहीं कर सकती, शायद अब मुझे इस जगह से चलना चाहिए। तो ये बस उनका एलपीडे भी इस जगह से जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त मैथ्यू बोलती है ब्रदर जोहन तुम्हारी वजह से मेरा मिशन फेल हो गया है, तो क्या तुम इसके बदले में मुझे कंपनसेट नहीं करना चाहोगे। तो एलपीडे बोलता है ठीक है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो मैथ्यू बोलती है मैं इस पहाड़ी पर पैदल ही चलकर ऊपर आई थी और तुमसे फाइट करने की वजह से मेरे पैर काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा चलकर वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे गोदी में उठा लो। और ये बात सुनकर एलपीडे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। तो ये बात सुनकर मैथ्यू बोल रही होती है ब्रदर जोहन आखिर तुम क्या कह रहे हो, देखो तुमने मेरे मिशन को भी फेल कर दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरा ये मिशन तुम्हारी वजह से फेल हुआ है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे गोदी में उठाकर इस पहाड़ से नीचे लेकर जाना होगा। तेवा सुनकर एलपीडे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बुरा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं करने वाला, अगर तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी बताना है तो तुम बता सकती हो। जिसके बाद नेक्स्ट हमें पीटर और जूडस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जूडस सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच में एक मॉन्क है, इसके सामने इस वक्त एक डिसाइपल खड़ा है लेकिन आखिर इसकी आंखों में मौत का डर क्यों नहीं है, क्या ये सच में इस वक्त बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है जूडस यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि सर पीटर तुमसे नहीं मिलना चाहते। तो यह सुनकर जूडस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है अपनी बकवास बंद करो, आज मैं चाहे यहाँ पर मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन पीटर को किल किए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ पीटर यहाँ पे सोच रहा होता है जूडस आखिर तुम इतने ज्यादा चेंज कैसे हो गए, क्या तुम सच में वही जूडस हो जिसे मैं जानता हूँ। और इसी के साथ हम एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूडस बुरा होता है ब्रदर पीटर मैं तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ और ये मेरा सपना है कि मैं एक दिन खुद को तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं और जूडस बुरा होता है तुम यहाँ पर अकेले ही मुझे रोकने के लिए आ गए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे बाकी साथी नेथेनियल के पास मौजूद होंगे। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी तक काफी ज्यादा किलर्स नेथेनियल के पास पहुंच गए होंगे और शायद हो सकता है कि अभी तक नेथेनियल मर चुकी हो, तो क्या तुम्हें अपनी मास्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तेवस इनका पीटर बोलता है तुम इस चीज की फिक्र मत करो, इसके लिए हमने पहले ही प्लानिंग की हुई थी। तेवस इनका जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किलर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि नेथेनियल और उसके सबॉर्डिनेट का पीछा कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर नेथेनियल के सबॉर्डिनेट ने थेडियस को अपनी पीठ पर बिठाया हुआ होता है और वो लोग तेजी से इस जगह से भाग रहे होते हैं। और इसी के साथ वो सबॉर्डिनेट बोल रहा होता है मैम नेथेनियल वो लोग बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे, प्लीज आप कहीं पर छुप जाइए, मैं तब तक उन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। और हम उन किलर्स को देखते हैं जिनका लीडर बुरा होता है, वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, जल्दी करो हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। एक बार हमने इन डिसाइपल्स को कैप्चर कर लिया तो ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी रैंक्स बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएंगी और हमें बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। लेकिन इसी साथ नेथेनियल बोल रही होती है तो फिक्र मत करो, मैंने इस चीज की प्रिपरेशन पहले ही की हुई थी। और इससे तो वो यहाँ पर एक लकड़ी के अंदर आग जलाती है और इसी के साथ नेथेनियल बोल रही होती है यहाँ पे जितने भी पीपल्स क्यों ना आ जाए वो लोग हमें कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हम किसी पर्सन को नजर ही नहीं आने वाले। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी प्लेयर्स भागकर यहाँ पर आ चुके होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि नेथेनियल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो पर्सन बोल रहा होता है आखिर ये नेथेनियल अचानक से कहाँ पर गायब हो गई है, जल्दी करो उसे तलाश करो, हमें उसे पकड़ना है। तो पर्सन बोल रहा होता है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा दी है। तो वो पर्सन बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो मुझे उसकी बॉडी ला कर दो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से जूलियस और पीटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर सोच रहा होता है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त थेडियस है, और क्योंकि थेडियस इस वक्त
नेथानियल के साथ है तो मुझे जल्दी नेथानियल के पास पहुंचना होगा, लेकिन मुझे लगता है जब तक वो उस जगह पर मौजूद है कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। और सर जूडस को यहाँ पर किसी पर्सन की कॉल आ रही होती है जो कि उसे बता रहा होता है, सर जूडस एक प्रॉब्लम है, हम लोग डिसाइपल नेथानियल का पीछा कर रहे थे लेकिन वो पर्सन अचानक से पहाड़ी पर गायब हो गई। तो ये बात सुनकर जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, वो सिर्फ एक ओल्ड लेडी है और इस वक्त तो उसके साथ एक पेशेंट भी मौजूद है, तो वो अचानक उसके साथ कहाँ पर गायब हो गई। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, तुम मास्टर नेथानियल और सर पीटर को कभी भी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तुमने उन्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। वैसे हाँ, एक चीज तो मैं सोच रहा हूँ, मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ कि तुम इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में हो। मैं सोच रहा हूँ जब मैं इस बारे में सर पीटर को बताऊंगा तो क्या वो ये बात सुनकर स्माइल करेंगे, मुझे लगता है शायद उन्हें इस बारे में सुनकर अच्छा लगेगा। तो ये बात सुनकर जूडस बुरा होता है, तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग दे रही है, आखिर तुम्हारे बात करने का अंदाज इतना ज्यादा पीटर से क्यों मिलता है, और क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ है तो अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं तुम पीटर तो नहीं हो। इसलिए चलो जल्दी से अपना ये मास्क उतारो या फिर तुम्हें मारने के बाद मैं खुद इस मास्क को हटा दूंगा। तो यार सुनकर पीटर बुरा होता है, तो तुम मेरे फेस को देखना चाहते हो, लेकिन मेरे फेस को देखने के लिए तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। ऐसे पीटर ने यहाँ पर एक स्वॉर्ड निकाली होती है और वो यहाँ पर साइमन के स्विंगिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने के लिए रेडी हो चुका होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। ये टेक्निक डिसाइपल साइमन की है क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने डिसाइपल साइमन की टेक्निक को काफी अच्छे से कॉपी किया है, चलो देखते हैं क्या इस स्किल को कॉपी करने के बाद भी तुम मुझे हरा पाओगे। और पीटर की बातें सुनकर जूडस को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने डैगर्स के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज कर रहा होता है और उसके साथ उसने बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और पीटर भी अपनी स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मुझे अब भी याद है कि साइमन ने अपने लेफ्ट हैंड से भी अपने स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को प्रैक्टिस किया था, वो सच में काफी टैलेंटेड पर्सन है और यही रीजन था कि उसने बहुत आसानी से अपने राइट हैंड की टेक्निक को अपने लेफ्ट हैंड पर मास्टर कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर जूडस की बात की जाए तो जूडस भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ अपने एक हाथ से नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ पर स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को और भी ज्यादा परफेक्ट बना दिया है। और जूडस इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और पीटर यहाँ पर इन अटैक्स को डॉज करते हुए सोच रहा होता है। जूडस इस वक्त काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करके मुझे हरा सकता है, लेकिन क्या वो इस चीज के बारे में जानता है कि साइमन से भी ज्यादा इस स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में मैं जानता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जूडस ने पीटर के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस वक्त पीटर अपने स्वॉर्ड के साथ एक जोरदार अटैक करता है और उसने यहाँ पर जूडस के दोनों डैगर्स को ही तोड़ दिया होता है और इस चीज की वजह से जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है, वो आखिर इस पर्सन ने ऐसा कैसे किया जबकि मेरा यह अटैक तो बिल्कुल परफेक्ट था। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, जूडस तुम्हें इतना ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुमने सच में स्विलिंग स्टाइल को काफी अच्छे तरीके से कॉपी किया है, लेकिन इसे सही तरीके से मास्टर करने के लिए तुम्हें और ज्यादा टाइम की जरूरत थी। जिसके बाद हम देखते हैं जूडस तेजी से पीछे हो गया होता है और वह बुरा होता है, बास्टर्ड क्या तुम सच में कोई नॉर्मल पर्सन हो, तुमसे फाइट करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम साइमन से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसी के साथ जूडस यहाँ पर सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस पर्सन ने मेरे दोनों टाइगर्स को ही ब्रेक कर दिया, क्या ये पर्सन साइमन का डिसाइपल है, लेकिन आखिर इतनी यंग एज में इस पर्सन ने इस शॉर्ट स्टाइल को इतने अच्छे से मास्टर कैसे कर लिया। तो पीटर बुरा होता है, तुम्हारी मेंटेलिटी तो बहुत ही ज्यादा खराब है, आखिर तुम मुझे डिसाइपल साइमन के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गई है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मैंने जूडस के डैगर्स को ब्रेक कर दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं इसके बारे में जानता हूँ ये इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटने वाला और ये मुझसे फाइट जरूर करेगा। लेकिन अचानक से पीटर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इस वक्त वो तेजी से जंप लगाकर एक अटैक को डॉज करता है और इस वक्त जूडस हंसते हुए बोला होता है, मॉन्क क्योंकि तुम यहाँ पर इस टेम्पल पे रहते हो इसलिए शायद तुम्हें एक चीज के बारे में पता नहीं होगा, ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग से ही 3 तरह के किलर्स रहे हैं। सबसे पहले थर्ड रेट किलर्स हैं जिसमें किलर्स अपने लिए किसी स्पेशल वेपन को चूज कर सकते हैं जिससे वो फाइट करते हैं। जिसके बाद सेकंड रेट किलर्स हैं जो तकरीबन हर तरह के वेपन को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में फर्स्ट रेट किलर्स हैं जो इस वर्ल्ड में मौजूद किसी भी चीज से अपने लिए वेपन तैयार कर सकते हैं और उस चीज को इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे वही उनका रियल वेपन है। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक तार को अपने डैगर के साथ बांधकर रोप डार्ट वेपन बना लिया होता है और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था जूडस बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा वेपन्स के साथ ट्रेनिंग की थी इसलिए वो किसी भी वेपन को बहुत आराम से यूज कर सकता है। लेकिन क्या जूडस सच में एक फर्स्ट रेट किलर बन चुका है, मुझे इस बारे में पता नहीं था। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक फर्स्ट रेट किलर हो,
तुम्हारे पास अब भी मौका है, यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ ब्रदर पीटर कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से तुम्हारी डेथ हो जाए। आगे तुम उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्या तुम उनसे आज भी जेलस हो कि तुम कभी भी ब्रदर पीटर के जैसे नहीं बन पाए? तो ये बातें सुनकर जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। क्या कहा तुमने? जेलस? आखिर मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा? तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। और हम देखते कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो बुरा होता है। आखिर सभी लोगों को ही ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस पर्सन से जेलस हूँ, जबकि ऐसा कभी भी नहीं है। लेकिन इस जूडस को यहाँ पर किसी पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी करो, हमें पीटर की लोकेशन मिल गई है। इससे पहले कि वो वहां से निकल जाए हमें उसे पकड़ना होगा। और इस आवाज को सुनकर जूडस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, वट, क्या इन्होंने अभी पीटर का नाम लिया? और हम देखते हैं जूडस यहाँ पर दोबारा से शांत हो गया होता है और वो बोलता है, ओए मॉन्क, मैं तुझे याद रखूंगा, बस थोड़ी देर मेरा वेट कर। एक बार मैं पीटर को किल कर दूं, उसके बाद तेरा ही नंबर है। और जूडस तेजी से यहाँ से निकल गया होता है और पीटर यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। लेकिन इस वक्त वो अपने मास्क को उतार देता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, तुम सच में काफी अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो, तुम्हें तो शहर जाकर अपने लिए नाम कमाना चाहिए। और हम देखते कि ये असलियत में यहाँ पर एक मॉन्क होता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो बुरा होता है। सर पीटर, डिसाइपल जूडस यहाँ से जा चुका है, हमें यहाँ से जलना चाहिए इससे पहले कि उसे इस बारे में पता चल जाए कि हमने बस धोखे से उसे यहाँ से भेजा है। जिसके बाद पीटर बोलता है, ठीक है, मैं नेथेनियल के पास जा रहा हूँ, तुम अभी के लिए नीचे चले जाओ, इससे तुम्हें जूडस से कोई भी खतरा नहीं होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर भागते हुए साइमन के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, साइमन क्या तुम ठीक हो? तो साइमन बुरा होता है, ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने बोला था कि मुझे सिस्टर नेथेनियल यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आखिर वो है कहाँ पर? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो पीटर बुरा होता है, फिक्र मत करो, नेथेनियल ने मुझे इस बारे में बताया था। और इस साथ पीटर यहाँ पर एक लकड़ी में आग जला लेता है और वो बुरा होता है, नेथेनियल ने मुझे बोला था कि यहाँ पर एक सीक्रेट गेट मौजूद है जो तभी ओपन होगा जब हम यहाँ पर मुझे सभी कैंडल्स को जलाएंगे। और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा कैंडल्स मौजूद होती हैं और पीटर इन सभी को जला देता है। तो ये बात सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर पीटर, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो, आखिर सिस्टर नेथेनियल ने इस तरह की चीजें कहाँ से सीख ली? तो पीटर बुरा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद हमें इसी रास्ते से अंदर जाना है। और हम देखते कि यहाँ पर जो बड़ा स्टैचू मौजूद होता है वो इस जगह से साइड पर हो चुका होता है। इसके बाद ये लोग इस केव के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन साइमन इस केव को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर क्या ये सच में एक केव है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कोई स्टोर हाउस है? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सामान को स्टोर करके रखा गया होता है और इस जगह पर नेथेनियल भी मौजूद होती है। जिसका बाद पीटर बुरा होता है, नेथेनियल, अब थेडियस की हेल्थ कैसी है? क्या इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया? लेकिन साइमन यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो बुरा होता है, सिस्टर आखिर ये सब चल क्या रहा है? और आखिर तुमने यहाँ पर इतना ज्यादा सामान स्टोर करके क्यों रखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी एपोक्लिप्स की तैयारी कर रही हो? तो नेथेनियल साइमन से बुरी होती है, मैं जानती थी एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से छुपना पड़ेगा, तो इस दिन के लिए मैंने पहले से ही खुद को प्रिपेयर किया हुआ था। और इसी के साथ वो बुरी होती है, सीनियर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थेडियस अब बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है शायद इसे कुछ ही घंटों में होश आ जाएगा। ये बस इनका पीठे यहाँ पर स्माइल करा होता है। जिसका बाद साइमन बुरा होता है, इस जगह पर काफी ज्यादा खाना मौजूद है और यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन सिर्फ महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइबल्स की, तो किसी भी हालत में हमें यहाँ से ढूंढ कर निकालेंगे, इसलिए हम ज्यादा टाइम तक तो यहाँ पर नहीं रुक सकते। ब्रदर पीटर आखिर तुम क्या कहते हो, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो पीटर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं और साइमन बहुत तेजी से यहाँ पर काफी ज्यादा खाना खा रहा होता है। तो नेथेनियल उससे बुरी होती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बच्चों की तरह खाना क्यों खा रहे हो? क्या तुम खाने को आराम से नहीं खा सकते? तो साइमन बुरा होता है, सिस्टर तुम्हें नहीं पता, पिछले कुछ दिनों में ब्रदर पीटर की वजह से मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाया, यहाँ तक कि मेरे पास जो एक ब्रेड मौजूद था उसे भी चूहे उठाकर ले गए थे। तो ये बात सुनकर नेथेनियल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसी के साथ साइमन बोलता है, सिस्टर इन सब बातों को छोड़ो, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है जूडस तो ब्रदर पीटर को काफी ज्यादा एडमायर किया करता था और वो इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था, तो वो अचानक से इनका दुश्मन कैसे बन गया और वो हाथ धोकर ब्रदर पीटर के पीछे क्यों लगा हुआ है और वो इन्हें किल क्यों करना चाहता है? तो ये बस सुनकर पीटर और नेथेनियल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे होते। जिसके बाद पीटर खड़ा हो गया होता है और उसने अपने खाने को भी साइड पर रख दिया होता है और वह बुरा होता है, मैंने खाना खा लिया है, मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये बस सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर आखिर तुम अचानक से आराम करने क्यों जा रहे हो? तुमने तो अभी अपने खाने को भी नहीं खाया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन इसी साथ नेथेनियल बोलती है, सीनियर को जाने दो, शायद तुम जानते नहीं, तुमने इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। क्या तुम्हें वो टाइम याद है, वो छोटी सी लड़की जिसने हमें बहुत ही ज्यादा खुशियां दी थी और हम सभी लोग एक वक्त के लिए काफी ज्यादा खुश थे? तो ये बात सुनकर साइमन खामोश हो गया होता है और वो बोलता है, सिस्टर क्या तुम यहाँ पर ब्रदर पीटर की बेटी हना की बात कर रही हो? तो नेथेनियल बोलती है, हाँ मैं हना की बात कर रही हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन हना की मौत मेरी वजह से हुई थी।
और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और नेथानियल एक रूम के अंदर होते हैं और नेथानियल पीटर से बोल रही होती है, सीनियर क्या आपको सच में लगता है कि हम लोग मिलकर इतने बड़े राज को दूसरे डिसाइपल्स से छुपा पाएंगे? तो पीटर बोल रहा होता है, नेथानियल तुम ही सिर्फ एक ऐसी पर्सन हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि इनके सामने एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई होती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है, लेकिन वो इस वक्त रो रही होती है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेथानियल बोल रही होती है, साइमन शायद तुम्हें हना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे लगता है शायद वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें हना के बारे में सब कुछ बता दूं कि आखिर हना के साथ हुआ क्या था। और हम देखते हैं कि पीटर भी यहाँ पर ही मौजूद होता है जो कि इन लोगों की बात सुन रहा होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेथानियल एक कहानी को बताना स्टार्ट कर दिया है। आज से 30 साल पहले तुम्हें याद होगा जब फॉर्मर डिसाइपल जूडस की डेथ हुई थी, तो उस वक्त फादर ने फैसला किया था वो एक यंग पर्सन को न्यू डिसाइपल बनाने वाले हैं। और इसी के साथ हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, फादर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी? और हमें इस फादर को दिखाया जाता है जो कि असलियत में ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस लीडर था और वह बोल रहा होता है, तो पीटर तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, तुम्हें इस बारे में तो पता चल ही गया होगा कि मैंने ये अनाउंस किया है कि मैं एक नए पर्सन को जूडस की जगह पर न्यू डिसाइपल बनाने वाला हूँ। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा पर्सन है जिसे मैं डिसाइपल बनाने वाला हूँ, लेकिन इस बारे में मैं सबसे पहले तुमसे डिस्कस करना चाहता था कि क्या मुझे उस पर्सन को डिसाइपल बनाना चाहिए या नहीं। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि इन यंग जनरेशन में से ही एक है। ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, फादर हमने आपका ओपिनियन की हमेशा रिस्पेक्ट की है और आप अब भी जिस भी पर्सन को डिसाइपल बनाएंगे हमें इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात सुनकर फादर बोल रहा होता है, पीटर मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि चोई जिन है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट यंग जनरेशन के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ये यहाँ पर काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीन लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को छोड़कर वो लोग इस कमीने को डिसाइपल बनाएंगे, आखिर उन्होंने इसमें ऐसा क्या देख लिया। और इसके बाद वो पर्सन आवाज लगाकर बोलता है, ओए चोई जिन मेरा गर्म टॉवल लेकर यहाँ पर आओ। और इसके बाद हमें चोई जिन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है और उसने उसकी बुरी हालत की हुई होती है, लेकिन वो बोलता है, सीनियर मैं बस अभी आया। और हम देखते को तेजी से भागता हुआ टावल लेकर इनके पास आ गया होता है, लेकिन वो पर्सन गुस्से में इस टावल को फेंक देता है और वो बोल रहा होता है, क्या तो कोई बेवकूफ है, मैंने तुझसे बोला था कि तुझे गर्म टावल लेकर आना है, लेकिन तू इस टावल को ऐसे ही लेकर मेरे पास आ गया। आखिर मुझे तुझे हर चीज बार बार क्यों बतानी होगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुझे डिसाइपल का टाइटल मिल गया है इसलिए तू थोड़ा एरोगेंट बन गया है? इस बारे में मत भूलना, हम लोग तेरे सीनियर्स हैं और भले ही तू डिसाइपल को ना बन जाए लेकिन तुझे हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चोई जिन अभी भी यहीं पर मौजूद होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई जिन अपने गुस्से को प्रैक्टिस करके उतार रहा होता है, लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, क्या तुम अपने गुस्से को ऐसे उतार रहे हो? तो इस पर्सन को देखकर चोई जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, सर पीटर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो भागता पीटर के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, सर क्या आपको पता है फादर ने मुझे न्यू डिसाइपल के लिए सिलेक्ट कर लिया है और उन्होंने मुझे न्यू टाइटल भी दिया है जो कि जूडस है। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बुरा होता है, सर पीटर आप नहीं जानते मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहता हूँ और यही मेरा सपना है। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, जूडस इस टाइटल को हासिल करने के बाद तुम काफी ज्यादा खुश हो, लेकिन क्या तुम जानते हो जूडस सिर्फ एक डिसाइपल नहीं बल्कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा भाई था जिसकी अब डेथ हो चुकी है। और इसी वक्त वो चोई जिन के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, लेकिन क्या तुम जानते हो आखिर जूडस की डेथ कैसे हुई थी? वो अपने मिशन में फेल हो गया था और उन लोगों ने जूडस को कैप्चर कर लिया था। जिसके बाद उन लोगों ने दूसरे डिसाइपल्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जूडस को कई महीनों तक टॉर्चर किया, लेकिन जूडस ने हमारे बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से उन्होंने जूडस को किल कर दिया। इसलिए तुम्हें इस टाइटल के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारी स्किल्स तो ब्रदर जूडस के भी आसपास नहीं है। इसलिए अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेन करो ताकि तुम एक रियल डिसाइपल बन सको। जिसके बाद पीटर यहाँ से जा रहा होता है और चोई जिन बोल रहा होता है, सर मुझे गाइड करने का आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं आपकी बातों को कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन करूंगा ताकि मैं एक रियल डिसाइपल बन सकूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि चोई जिन इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है, सर पीटर सच में काफी ज्यादा कूल है, वो भले ही मुझे यहाँ पर थोड़ा डांट कर गए हैं लेकिन उनके बोलने का स्टाइल ये सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एक दिन मैं ब्रदर पीटर के जैसा बनकर रहूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देख रहा होता है और वो यहाँ पर बुरा होता है। यहाँ पर डिसाइपल के लिए जितने भी कैंडिडेट्स थे उनमें जितने भी लोग हैं वो सभी अपने लिए किसी एक स्पेशल वेपन को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैंडिडेट काफी ज्यादा स्पेशल था जो कि और कोई नहीं बल्कि चोई जिन है। ये सच में काफी हैरानी की बात है कि चोई जिन ने इतने ज्यादा वेपन्स को मास्टर कर लिया है और वो इन सभी को यूज कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर
पर बहुत ही ज्यादा वेपन्स मौजूद होते हैं, जिनमें छोटी गन से लेकर बड़ी गन्स तक मौजूद होती हैं। और यहाँ पर तलवारें, चाकू और सभी तरह के हथियार मौजूद होते हैं। और इसी के साथ पीटर बोरा होता है चोइजिन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और यही रीजन है कि फादर ने चोइजिन को ही सिलेक्ट किया था। जिसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें न्यू डिसाइपल जूडस यानी कि चोइजिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि अपने मिशन को पूरा करके वापस आ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त उनके साथी को गोली लग गई होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। तो उसका दूसरा साथी आकर उसे उठा लेता है और वो बुरा होता है, जैक फिक्र मत करो, हम लोग जल्दी इस जगह से निकल जाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें ट्रीट कर लेंगे। लेकिन जैक बुरा होता है, शिन मुझे यहाँ पर छोड़ो और तुम लोग यहाँ से जाओ, अगर तुम लोग यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मेरे साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। तो ये बात सुनकर चोइजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर सर पीटर यहाँ पर मौजूद होते तो आखिर वो यहाँ पर क्या करते। जिसके बाद हम शिन को देखते हैं, जो कि बुरा होता है, जैक क्या तुम पागल हो गए हो, हम बस थोड़ी सी ही दूर हैं और हम सेफली तरीके से यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम में से कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त शिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूडस ने अपने डैगर को जैक के हार्ट में स्टैब कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से इस वक्त जैक और शिन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैक की डेथ हो गई होती है और शिन बुरा होता है, डिसाइपल जूडस आखिर ये तुमने क्या किया है। तो जूडस बुरा होता है, अगर हम इस पर्सन को अपने साथ लेकर जाएंगे तो इससे हमारी रफ्तार भी स्लो हो जाएगी, और अगर ये पर्सन उन लोगों के हाथ आ गया तो वो इससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे, जिससे हम लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। इसलिए मेरे पास यही रास्ता था और मुझे इसे मारना पड़ा। और इसी के साथ वो भागते हुए कहता है अब जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। लेकिन हम शिन को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन सच में एक डिसाइपल है। लेकिन आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है कि वो अपने ही टीम मेंबर्स को किल कर दे। और इसी के साथ वो यहाँ पर घबराते हुए बोलता है, डिसाइपल जूडस मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम एक डिसाइपल बनने के काबिल नहीं हो। अगर डिसाइपल पीटर यहाँ पर मौजूद होते तो वो कभी भी जैक को मरने नहीं देते, और चाहे उन्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़ता, लेकिन वो हम लोगों को सेफली यहाँ से लेकर जाते। और इन वर्ड्स को सुनकर जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद ये दोनों ही भागकर यहाँ से जा रहे होते हैं और हमें कुछ दिन के बाद दोबारा से चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर बोल रहा होता है, मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था। तुम लोगों ने प्रोफेसर ली जिहान के बारे में तो सुना ही होगा। तो पीटर बोलता है, फादर हमें उस पर्सन के बारे में पता है, वो पर्सन सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट भी है, और उसने बहुत ही ज्यादा बायोकेमिकल वेपन्स को भी तैयार किया है। लेकिन आखिर आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो फादर बोल रहा होता है, असल में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आर्मी हेडक्वार्टर ने ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट किया है और उन्होंने बोला है कि उन्हें हमारे डिसाइपल्स की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि प्रोफेसर ली जिहान को रेकांडिया ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया है। तो पीटर बुरा होता है, आखिर रेकांडिया ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रोफेसर ली जिहान को किडनैप क्यों करेंगे, आखिर उनका इस चीज में क्या फायदा है। तो फादर बुरा होता है, असलियत में प्रोफेसर ली जिहान ने कुछ टाइम पहले ही किसी बायोकेमिकल वेपन को बनाया है और रेकांडिया ऑर्गेनाइजेशन को वो वेपन चाहिए। लेकिन आर्मी के लोग रेकांडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सिर्फ यही है कि रेकांडिया ऑर्गेनाइजेशन के लोग सिर्फ नॉर्मल सिविलियंस हैं। लेकिन असलियत में वो लोग सभी तरह के इलीगल कामों को कर रहे हैं। इसलिए उन्हें हमारे डिसाइपल्स की जरूरत है, ताकि हमारे डिसाइपल्स जाकर प्रोफेसर ली जिहान को रेस्क्यू कर सके। जिसका फादर बुरा होता है, वैसे तो मैंने सोचा था कि आखिर इस मिशन के लिए कौन सा पर्सन ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मिशन के लिए पीटर से अच्छा कैंडिडेट और कोई हो ही नहीं सकता, और पीटर को ही इस मिशन पर जाना चाहिए। तो पीटर बुरा होता है, फादर मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं आज ही इस मिशन के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जूडस अपना हाथ उठाता है और वो बोलता है, फादर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं भी सर पीटर के साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी इस चीज की परमिशन दे दीजिए। लेकिन इस वक्त साइमन बुरा होता है, वो छोटे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, फादर ने ये मिशन किसी भी पर्सन को नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ ब्रदर पीटर को ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मिशन के लिए वही सबसे बेहतर रहेंगे। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे जैसे बच्चे को इस मिशन पर भेजेंगे। लेकिन इस जूडस बुरा होता है, फादर ये मेरा हमेशा से ही सपना है कि मैं सर पीटर के जैसा बनूंगा, प्लीज मुझे इस मिशन पर सर पीटर के साथ जाने दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। जिसका फादर बुरा होता है, जूडस मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, ठीक है तुम भी पीटर के साथ इस मिशन पे चले जाओ। तो ये बस इनका जूडस काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, और पीटर यहाँ पर जूडस को देखते हुए सोच रहा होता है, ये लड़का मेरे साथ जाना चाहता है, क्या इसे सच में ये समझ नहीं आया है कि ये मिशन कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट किसी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा लोग किस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुलेट्स को शूट कर रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जूडस ही है। और वो सोच रहा होता है, शिट
मैं इस जगह पर बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मुझे लगा था मैं यहाँ पर सर पीटर की कुछ हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि इस प्लेस पर मेरा एंड होने वाला है। लेकिन इस वक्त वॉकी टॉकी पर पीटर बोल रहा होता है, जूडस आखिर तुम कहाँ पर हो? तो जूडस बोल रहा होता है, सर पीटर मैं इस वक्त एक काफी बुरी कंडीशन में हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने मुझे घेरा हुआ है और मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से वापस आ पाऊंगा। आप प्लीज इस मिशन को मेरे बिना ही कंटिन्यू कीजिए। मैं तब तक इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, जूडस शायद तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें पता नहीं है। मैं अपने कंपेनियंस को कभी भी मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ता। वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और ये सुनकर जूडस बोल रहा होता है, सर पीटर प्लीज आप यहाँ पर मत आइए। लेकिन इस वक्त इस जगह पर बाइक के काफी ज्यादा शोर की आवाज आ रही होती है और इस आवाज को सुनकर यहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पर्सन किसी बाइक को भगाकर यहाँ पर ला रहा है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर यहाँ पर एक काफी जबरदस्त एंट्री मारता है और उसने उस पर्सन के सीधा सर में गोली मारी होती है और इसी के साथ वो पूरा होता है, तुम इन कुछ लोगों की वजह से ही डर गए हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? शायद मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि एक डिसाइपल की रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि जूडस इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, अरे नहीं, मैंने सर पीटर को बोला भी था कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आ गए हैं। क्या हम लोग सच में यहाँ से सही सलामत वापस जा पाएंगे? लेकिन इस वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने हवा में ही अपनी बाइक से जंप लगा दी होती है और इस वक्त वो बाइक यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है और कोई पर्सन पीटर को नहीं देख पा रहा होता। लेकिन इस वक्त पीटर बहुत तेजी से इस धुएं में से निकलकर बाहर आता है और वो अपनी बुलेट को शूट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक साथ ही 3 लोगों को मार दिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किल कर रहा होता है और ये देखकर जूडस इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर पीटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा है और वो तो यहाँ पर किसी पर्सन को अटैक करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। क्या ये सच में एक डिसाइपल की रियल स्ट्रेंथ है? और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा धुआं हुआ पड़ा होता है और सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन पीटर यहाँ पर सभी लोगों को किल कर देता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर सभी लोगों को किल करके जूडस के पास आ चुका होता है और वो बुरा होता है, जूडस आखिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे लगता है शायद हमें आगे चलना चाहिए। और इस चीज की वजह से जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, इस पर्सन को ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 किलर ऐसे ही नहीं बुलाया जाता, क्या इसलिए इस पर्सन को पीटर का टाइटल दिया गया है? इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग एक रूम के बाहर आ चुके होते हैं और पीटर बुरा होता है, हमने बाहर काफी ज्यादा लोगों को किल किया था और इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम है कि अंदर और लोग मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और हम देखते कि ये लोग दरवाजे को ओपन करके अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन पीटर यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ली जिहान को पहले ही किसी पर्सन ने किल कर दिया होता है, जिसका बाद पीटर बुरा होता है, आखिर उन्होंने इसे किल क्यों कर दिया? क्या उन्होंने बायोकेमिकल वेपन को इससे हासिल कर लिया है? तो जूडस बुरा होता है, सर आखिर अब हम क्या करेंगे? क्या हमारा ये मिशन फेल हो गया है? तो पीटर बुरा होता है, हमें इस एरिया को सर्च करना होगा ताकि हमें यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन इस वक्त पीटर को यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि असलियत में एक छोटे से बेबी की होती है। और इस बेबी को देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर ये बेबी मौजूद क्यों है? क्या ये बच्चा प्रोफेसर ली का है? हमें इस बारे में तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन आखिर उन्होंने इस बच्चे को ही क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्होंने प्रोफेसर ली को तो पहले ही किल कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा। लेकिन इस वक्त पीटर देखता है कि जूडस यहाँ पर अपने चाकू के साथ उस बच्चे को किल करने वाला होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, सर हमारे रूल्स के मुताबिक हम किसी भी विटनेस को पीछे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इस बच्चे को भी किल करना होगा। लेकिन इस वक्त पीटर ने उसे रोक लिया होता है और वो बोलता है, हम इस बेबी को अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता आखिर ये बच्चा इस जगह पर मौजूद क्यों है। तो ये बात सुनकर जूडस काफी ज्यादा हैरान होता है, सर क्या ऐसा करना जरूरी है? हम इस बच्चे को यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं। तो पीटर बोल रहा होता है, नहीं, मुझे यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब फीलिंग हो रही है और मुझे लगता है इस बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए हम लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। और हम देखते हैं कि पीटर ने इस बेबी को उठा लिया होता है और वो बोलता है, आखिर अब तुम वेट किस चीज का कर रहे हो? हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, लेकिन जूडस मेरी एक बात का ख्याल रखना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने यहाँ से एक बेबी को रेस्क्यू किया है। तो ये बात सुनकर जूडस बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसी साथ जूडस सोच रहा होता है, आखिर सर पीटर ने इस बेबी को किल क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर पीटर इनोसेंट पीपल्स को किल नहीं करते? नहीं, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, हम लोग किलर्स हैं और हमारा काम है लोगों को किल करना है और इससे क्या ही फर्क पड़ता है चाहे वो कोई बेबी ही क्यों ना हो।
जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर उस बेबी को काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है और इस चीज की वजह से वो बेबी काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और इस चीज की वजह से पीटर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोरा होता है, अरे नहीं, आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा है, आखिर बच्चों को चुप कैसे करवाते हैं, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है। और इससे वो उस बेबी के सर पे हाथ रखता है और वो बोलता है, बेबी आखिर तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ। तो वो बेबी भी चुप हो गया होता है। तो इस चीज की वजह से पीटर सोच रहा होता है, मैं इस बेबी को यहाँ पर ले तो आया हूँ, लेकिन आखिर मैं इसकी केयर कैसे करूंगा, जबकि मुझे तो इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर इन बच्चों को खिलाते क्या है। जिसके बाद पीटर ने उस बेबी को ऊपर उठा लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मैं सच में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। जब मैंने इस बेबी को देखा था तो मुझे लगा कि मुझे इस बेबी को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि इस बच्ची को मैंने अपने साथ लाकर और भी बड़ी गलती कर दी है। अगर ये बच्ची मेरे साथ रही तो मैं इसकी केयर नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो मेरी हेल्प कर सके। और इससे पीटर को यहाँ पर कुछ याद आता है और वो सोच रहा होता है, हाँ वो पर्सन इस चीज में मेरी हेल्प कर सकती है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूडस, साइमन और नेथानियल तीनों ही बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और साइमन बोल रहा होता है, यार हम लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है, हम लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ दो ही काम है, ट्रेनिंग करना और अपने मिशंस को कंप्लीट करना। तो नेथानियल बोल रही होती है, आखिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, हम सभी लोग डिसाइपल्स हैं और हमें इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को कंप्लीट कर सके। तो साइमन बोल रहा होता है, सिस्टर नेथानियल आखिर तुम इतनी ज्यादा बोरिंग क्यों हो। और वो जूडस से बोलता है, जूडस क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। तो जूडस बोल रहा होता है, सीनियर मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे भी लगता है कि सिस्टर नेथानियल ठीक कह रही है और हमें सिर्फ अपने मिशन के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन नेथानियल को आवाज लगाता है और हमें फर्स्ट टाइम नेथानियल को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा यंग है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। और हम देखते कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर है और पीटर बोल रहा होता है, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट चीज के ऊपर तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो। तो ये बात सुनकर नेथानियल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, सीनियर मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बस चलिए मैं इन बर्तनों को रख कर आ रही हूँ। जिसके बाद पीटर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते कि साइमन इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या था, आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्रदर पीटर को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखा है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हमारी सिस्टर नेथानियल है। लेकिन जूडस यहाँ पर चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है। साइमन बुरा होता है, इडियट चुपचाप अपना खाना खाते मत रहो, मुझे ये बताओ क्या तुमने भी वो देखा जो मैंने देखा है। तो जूडस बुरा होता है, जो आपने देखा है वही मैंने देखा है। तो ये बस उनका साइमन बोलता है, इडियट अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हो। तो जूडस बुरा होता है, सर आखिर इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत क्या है। तो साइमन बुरा होता है, बेवकूफ मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ ब्रदर पीटर ने फर्स्ट टाइम एक लड़की के साथ बात की है, क्या तुम इस चीज का मतलब नहीं समझ रहे। और इसी के साथ साइमन बोलता है, शायद तुम नहीं जानते, जब कोई लड़का फर्स्ट टाइम किसी लड़की से बात करता है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है। और वो यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर पीटर के दिल में सिस्टर नेथानियल के लिए रोमांटिक फीलिंग्स पैदा हो गई हैं और वो आज इस चीज को कन्फेस करने वाले हैं। और इसी के साथ वो नेथानियल से बोल रहा होता है, सिस्टर नेथानियल ब्रदर पीटर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर वो तुम्हें प्रपोज करते हैं तो तुम फौरन से इस चीज के लिए हाँ कर देना। तो ये बस सुनकर नेथानियल यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम प्लीज अपनी बकवास बंद करोगे। तो साइमन घबराते हुए बोल रहा होता है, अरे नहीं मैं तो बस ये कहना चाहता था, तुम्हें ब्रदर पीटर से अच्छा लड़का और कहीं पर भी नहीं मिलेगा और हम लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी होगी अगर तुम लोगों की शादी होती है। लेकिन नेथानियल अपनी जगह से खड़ी हो गई होती है और वो अपने बर्तनों को लेकर जा रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, साइमन प्लीज इन ख्याली पुलावों को पकाना बंद करो, तुम जानते हो ब्रदर पीटर कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचते, जरूर उनको मुझसे किसी मिशन के बारे में बात करनी होगी। और नेथानियल भी इस जगह से चली गई होती है। लेकिन साइमन जूडस से बुरा होता है, जूडस तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, आखिर ये चक्कर क्या है और सीनियर पीटर ने इतनी रात को सिस्टर नेथानियल को अपने घर पर क्यों बुलाया है। तो जूडस बुरा होता है, सर मुझे इस बारे में नहीं पता, जरूर सर पीटर को किसी मिशन के बारे में सिस्टर नेथानियल के साथ बात करनी होगी। तो साइमन बुरा होता है, यार तुम तो बड़े बेकार आदमी हो, इस चीज में मेरी हेल्प सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, मुझे जल्दी उसे तलाश करना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट हमें पीटर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेथानियल आ चुकी होती है और वो इस वक्त दरवाजे के सामने खड़ी होती है। लेकिन इस वक्त उसे यहाँ पर साइमन की वो बात याद आती है जहाँ पर साइमन चिल्लाते हुए बोल रहा था, मुझे लगता है ब्रदर के दिल में सिस्टर नेथानियल के लिए रोमांटिक फीलिंग्स पैदा हो गई हैं और आज वो इस चीज को कॉन्फेस करने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इन बातों को सोचकर नेथानियल इस वक्त काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो सोच रही होती है, मैं जानती हूँ सीनियर पीटर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उन्होंने आज से पहले कभी भी मुझसे बात नहीं की थी और आज फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे बात की। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मुझे अपने घर पर भी बुलाया है, आखिर इस सब का क्या मतलब है। लेकिन इसी के साथ वो सोच रही होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, साइमन तो एक इडियट है, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए, जरूर सीनियर ने मुझे किसी काम से ही बुलाया होगा। जिसके बाद नेथानियल घर के अंदर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, सर पीटर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्या प्लीज आप मुझे जल्दी बता सकते हैं आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, क्योंकि मैं आज काफी ज्यादा बिजी हूँ और मुझे वापस जाकर अपने कामों को कंप्लीट करना है। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, नेथानियल मेरे बेडरूम के अंदर आ जाओ। और ये बात सुनकर नेथानियल यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, क्या
बेडरूम और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्से में बेडरूम के अंदर आ गई होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, सीनियर पीटर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा बेशरम आदमी हो। मुझे लगा था आपने मुझे यहाँ पर किसी मिशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, आखिर आप एक यंग वुमेन को अपने बेडरूम के अंदर कैसे बुला सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो यहाँ पर उस बच्चे को कपड़े पहना रहा होता है और वो बोलता है, नेथानियल, आखिर ये तुम क्या कह रही हो और तुमने मुझसे बेशरम क्यों कहा, आखिर मैंने यहाँ पर ऐसा क्या किया है। और ये बात सुनकर नेथानियल यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, व्हाट, आखिर ये बेबी कहाँ से आया, क्या ये बेबी सीनियर का है। लेकिन आखिर सीनियर की वाइफ कौन है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर किसी को बताए बिना शादी कैसे कर सकते हैं। और इस वक्त वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखती है और वो सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीनियर का डाइवोर्स हो गया है और वो ये चाहते हैं कि अब मैं उनके साथ शादी करूं ताकि मैं इस बच्चे को एक माँ का प्यार दे सकूं। और हम देखते हैं कि वो इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होती है। लेकिन पीटर बोल रहा होता है, नेथानियल प्लीज मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त कोई बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर ने नेथानियल को इस बेबी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और नेथानियल बोल रही होती है, ये बेबी तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो आखिर उन लोगों को इस बेबी से क्या फायदा है। सीनियर, मुझे लगता है जरूर ये बेबी ही उस बायोकेमिकल वेपन की चाबी है, इसलिए हमें इस बच्चे को छुपा कर रखना होगा। लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, सीनियर मुझे आपसे ये पूछना है, आखिर आपने इस बारे में सिर्फ मुझे ही क्यों बताया है जबकि आप इस बारे में दूसरे लोगों को भी बता सकते थे। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, नेथानियल असलियत में मुझे लगा सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो मेरी हेल्प कर सकती है। और इस वक्त पीटर ने नेथानियल का हाथ पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, नेथानियल क्या हम दोनों मिलकर इस बेबी को नहीं पाल सकते, तुम एक लड़की हो और तुम्हें पता है कि छोटे बच्चों को किस तरह से पाला जाता है। तो ये बात सुनकर नेथानियल इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है कि ऐसा तो नहीं कि सीनियर सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालें। लेकिन इसी तरह पीटर बोल रहा होता है, नेथानियल एक चीज का ख्याल रखना, इस बारे में किसी भी पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे घर में एक छोटा बेबी है। जिसके कुछ दिनों के बाद हमें रकांडिया ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनका बॉस एक पर्सन को डांट रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर क्या बकवास है, तुमने अभी तक मुझे जितने भी हाथ लाकर दिए हैं उनमें से कोई भी इस मशीन को ओपन नहीं कर पा रहा, आखिर इसका रीजन क्या है। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सच तो ये है कि प्रोफेसर ली की लैब में काम करने वाले सभी लोगों के हैंड्स को कट करके मैं यहाँ पर ले आया हूँ, लेकिन एक पर्सन अभी भी मिसिंग है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ली का ही बच्चा है। और मुझे लगता है इस लॉकर को कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ली के बच्चे के फिंगरप्रिंट से ही ओपन किया जा सकता है। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों ने अभी तक उस बच्चे को पकड़ा क्यों नहीं है, जाओ और उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आओ। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर हमने उस बच्चे को हासिल कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारी बेस के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन वो अटैक किसने किया था हमें इस बारे में नहीं पता है, लेकिन जिसने भी वो अटैक किया था वो लोग उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए हैं। तो ये बात सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो उन लोगों को पता लगाओ, मुझे वो बच्चा किसी भी सूरत में चाहिए। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही उन लोगों को पता लगा लेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम सच कह रहे हो, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। तो दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना ही होगा क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि थेडियस और साइमन होते हैं। और थेडियस बोल रहा होता है, साइमन अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो साइमन बोल रहा होता है, हाँ ठीक है, लेकिन जरा वो देखो वो सिस्टर नेथानियल है। और हम देखते कि यहाँ पर नेथानियल आ गई होती है जो कि पीटर के घर की तरफ जा रही होती है। और थेडियस बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, जहाँ तक मैं ब्रदर पीटर के बारे में जानता हूँ वो इस तरह के पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो साइमन बोल रहा होता है, थेडियस तुम नहीं जानते, मैं एक हफ्ते से इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा हूँ और सिस्टर नेथानियल रोज रात को इस टाइम यहाँ पर आ जाती है। तो थेडियस बोल रहा होता है, आखिर सबका मतलब क्या है और सिस्टर नेथानियल यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन साइमन आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो साइमन बोल रहा होता है, थेडियस आखिर तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम हमें सबसे ज्यादा फास्ट हो इसलिए तुम्हें ये काम कर सकते हो, तेजी से घर के पास जाओ और चेक करो आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। तो थेडियस बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम ब्रदर पीटर के हाथों से मुझे मरवाना चाहते हो। और हम देखते कि नेथानियल घर के अंदर जा रही होती है, लेकिन इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, साइमन मैंने सोच लिया है मुझे इस घर के अंदर जाना ही होगा। तो साइमन बोल रहा होता है, ये हुई ना बात, चलो जल्दी करो और घर के अंदर जाओ। लेकिन इसी वक्त वो खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है, नहीं मैं अकेला नहीं बल्कि हम दोनों एक साथ इस घर के अंदर जाएंगे। तो ये बात सुनकर साइमन शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, पागल आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं अंदर नहीं जाने वाला। लेकिन थेडियस बुरा होता है, तो ठीक है ये डिसाइड हो गया, हम दोनों अंदर जा रहे हैं। और हम देखते कि थेडियस बहुत ही तेजी से भागता हुआ जाकर उस घर के दरवाजे को ओपन कर देता है और इसी के साथ वो ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलो, उम्मीद है मेरे यहाँ पर आने से तुम परेशान नहीं हुए होगे। और इसी वजह
साइमन भी थेडियस के पीछे से सामने आ गया होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर पीटर मैं भी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी आपसे मिलता चलूं। मुझे उम्मीद है आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नथानिएल ने अपनी गोद में बेबी को उठाया हुआ होता है, जबकि पीटर ने बेबी के सभी कपड़ों को पकड़ा हुआ होता है। और ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं और इसी साथ थेडियस बोरा होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। साइमन तुमने तो बोला था कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही डेट करना स्टार्ट किया है, लेकिन इनका तो एक बच्चा भी हो गया है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक हफ्ते में कोई पर्सन बच्चा पैदा कैसे कर सकता है। तो साइमन बुरा होता है, मुझे इस बारे में क्या पता, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और इसी वजह साइमन काफी ज्यादा हंसते हुए बुरा होता है, ब्रदर पीटर और सिस्टर नथानिएल तुम दोनों को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन आखिर तुम लोगों ने हमें अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया और तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों का एक बेबी भी है। लेकिन नथानिएल उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है और वो कह रही होती है, साइमन मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम यहाँ पर जो देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले प्लीज मेरी बात सुनो। और हम देखते हैं कि थेडियस उस बच्चे को खिला रहा होता है और वो बुरा होता है, हमारा नेफ्यू कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे पूरा यकीन है ये भी बड़ा होकर ब्रदर पीटर के जैसे ही पावरफुल बनेगा। और साइमन बुरा होता है, सिस्टर आखिर हमारे भतीजे का नाम क्या है। लेकिन नथानिएल बोल रही होती है, थेडियस और साइमन प्लीज मेरी बात सुनो, तुम लोग जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थेडियस बुरा होता है, मैं कल से ही अपने भतीजे को मार्शल आर्ट सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। और साइमन बुरा होता है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि कल से मैं अपने भतीजे को स्विलिंग शॉर्ट स्टाइल सिखाने वाला हूँ। और इन लोगों की बातें सुनकर नथानिएल चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, ये एक लड़की है और अभी तो इसने चलना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो तुम लोग इसे मार्शल आर्ट कैसे सिखाओगे। लेकिन वो दोनों यहाँ पर खामोश नहीं हो रहे होते, तो नथानिएल चिल्लाते हुए बोल रही होती है, कोई प्लीज मुझे मेरी गन ना कर दो, मैं इन दोनों कमीनों को ही शूट करने वाली हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इस घर के बाहर फॉरेस्ट में जूडस भी मौजूद होता है, जो कि इन सभी की बातें सुन रहा होता है। लेकिन इस साथ यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है जो कि बुरा होता है, वो लोग इस वक्त काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन आखिर तुम उनके दरमियान मौजूद क्यों नहीं हो, जबकि तुम भी तो अभी एक डिसाइपल हो। तो इस पर्सन को देखकर जूडस बुरा होता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये तुम्हारे काम की जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो लड़का आया है ये और कोई नहीं बल्कि राफेल है। लेकिन इस जगह पर हमें उसके फेस को नहीं दिखाया गया, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर फादर के पास मौजूद होता है और वो फादर बुरा होता है, पीटर क्या तुम जानते हो कुछ टाइम से रकांडी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। मुझे पता चला है उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्फनेज हाउस में जाकर वहाँ से कुछ बच्चों के हाथ काट दिए हैं और उन हाथों को किसी लॉकर को अनलॉक करने के लिए यूज कर रहे हैं। और इस वक्त वो कुछ पिक्चर्स को पीटर के सामने करता है, जिन्हें देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, मुझे इस सेफ के बारे में पता है, इस सेफ को तो प्रोफेसर ली ने क्रिएट किया था। और इसी साथ पीटर सोच रहा होता है, तो मुझे समझ में आ गया है आखिर वो बच्चों के हाथों को कट क्यों कर रहे हैं, वो इस लॉकर को अनलॉक करना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा जो इस लॉकर को अनलॉक कर सकता है वो और कोई नहीं बल्कि वही बेबी है जो इस वक्त मेरे पास है। इसके बाद पीटर बुरा होता है, फादर आपको इस चीज के बारे में तो पता ही होगा, प्रोफेसर ली ने कुछ टाइम पहले एक बायोकेमिकल वेपन को क्रिएट किया था। इस वेपन को हासिल करने के लिए रकांडी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोफेसर ली को किडनैप किया था, इसलिए मुझे लगता है कि वो बायोकेमिकल वेपन जरूर इस सेफ के ही अंदर है। और क्योंकि ये प्रोफेसर ली की सेफ है, इसका साफ मतलब यही है कि इस सेफ के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी मोड मौजूद होगा और इसलिए वो लोग इस सेफ को प्रॉपर तरीके से ओपन करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें फिंगरप्रिंट की जरूरत है और शायद हो सकता है कि वो फिंगरप्रिंट किसी बच्चे का हो। और क्योंकि प्रोफेसर ली भी एक ऑर्फन था, तो शायद इसलिए रकांडी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लग रहा है कि उन्हें वो बच्चा किसी ऑर्फनेज में ही मिल सकता है। तो फादर बुरा होता है, पीटर क्या हमें इस सब के दरमियान में इंटरफेयर करने की जरूरत है। तो पीटर बुरा होता है, फादर अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है वो लोग इस सेफ को कभी भी ओपन नहीं कर पाएंगे। तो बस सुनकर फादर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो पीटर बुरा होता है, जहाँ तक मुझे इस सेफ के बारे में पता है, इस सेफ को ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उस इंसान का जिंदा होना भी जरूरी है। लेकिन इस बारे में शायद रकांडी ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है, इसलिए अगर उन्होंने सही बच्चे के हाथ को हासिल भी कर लिया वो सेफ को कभी भी ओपन नहीं कर पाएंगे। तो बस उनका फादर बुरा होता है, ठीक है तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो, अगर मुझे फिर से कोई काम हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिसके बाद हमें पीटर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नथानिएल बुरी होती है, ब्रदर पीटर क्या वो सच में इस बच्ची की तलाश कर रहे हैं, मुझे सच में इस बच्ची की बहुत ज्यादा परवाह हो रही है, अगर आप इसे अपने साथ नहीं लाए होते तो उन लोगों ने तो अभी तक इसे मार भी दिया होता। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर साइमन और थेडिस भी मौजूद होते हैं और थेडिस बुरा होता है, ब्रदर पीटर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में फादर को बता देना चाहिए। तो पीटर बुरा होता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि मुझे फादर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बात बाहर लीक हो गई कि वो बच्चा जिससे उस बायोकेमिकल वेपन को हासिल किया जा सकता है वो हमारे पास है, तो ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों का टारगेट बन जाएगी। इसलिए ये चीज कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए कि ये बच्ची हमारे पास है। तो पीटर की बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो सभी इस चीज के लिए मान चुके होते हैं। लेकिन इस वक्त पीटर को कुछ महसूस होता है और वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है, लेकिन बाहर कोई पर्सन मौजूद नहीं होता। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नथानिएल बुरी होती है,
कई बार टेस्टिंग करने के बाद अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर इस चीज को रेडी किस तरह किया जाता है। और हम देखते को उससे फीडर को बच्ची के मुंह के अंदर डाल दिया होता है और वह यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, ब्रदर पीटर जरा देखो, ये बच्ची इस फीडर को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। मुझे लगता है शायद मुझे अब सही से फीडर बनाना आ गया है। तो पीटर बोल रहा होता है, आखिर तुम इस चीज के लिए इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई मेडल दूं? तो नथानिएल बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं बस खुश हूँ कि मुझे फीडर बनाना आ गया है और अब मैं इस बच्चे की और भी अच्छे से केयर कर सकती हूँ। लेकिन इसी साथ नथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर पीटर मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी, ये बच्ची पूरे एक वीक से हमारे साथ है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग इसे एक प्यारा सा नाम दे दें जिससे हमें इसे पुकारने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनकर पीटर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो नथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर आखिर क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो पीटर बोल रहा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें जरूरी हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम सिर्फ अपनी अटैचमेंट को इस बच्ची के साथ और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बच्ची को खुद से ज्यादा अटैच मत करो, क्योंकि ये बच्ची जब यहाँ से चली जाएगी तो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये बात सुनकर नथानिएल बोल रही होती है, आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? जरा देखो ना, ये बच्ची कितनी ज्यादा मासूम है और अब हमारे अलावा इसका और है भी कौन? लेकिन हम देखते हैं कि पीटर उसकी बातें नहीं सुन रहा होता और वो अपनी गन को साफ कर रहा होता है। लेकिन इसी बार नथानिएल हंसते हुए बोलते हैं, ब्रदर इस छोटी लड़की ने अपने फीडर को खत्म कर दिया है, मुझे लगता है इसे मेरे हाथ का खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी बात हम देखते को बच्ची यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पीटर को डाटा कहकर बुलाती है। और ये सुनकर नथानिएल काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, सीनियर क्या आपने ये सुना, इस बच्ची ने अभी आपको डैड बुलाया? तो ये बात सुनकर पीटर उस बच्ची की तरफ देख रहा होता है और हम देखते को बच्ची यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। लेकिन पीटर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो अभी छोटी सी बच्ची है और मुझे नहीं लगता कि वो अभी से इस तरह के वर्ड्स पुकार सकती है। तो नथानिएल बेबी को पीटर के पास ले आई होती है और वो बोल रही होती है, मैं सच कह रही हूँ, इसने तुम्हें डैड बुलाया था, देखो मुझे लगता है शायद ये दोबारा से तुम्हें पुकारने की कोशिश कर रही है। और इसे वो तो हंसते हुए दोबारा से पीटर को डाडा बोलती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो छोटी बच्ची सो गई होती है और नथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर पीटर ये छोटी बच्ची हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा खुशियां लेकर आई है। आजकल साइमन और थेडियस भी अक्सर इस बच्ची के साथ खेलने के लिए आते रहते हैं, शायद इस बच्चे से मिलना हमारी किस्मत में था ताकि हम भी अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। तो ये बात सुनकर पीटर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो अपने सामने रखी हुई गन को उठा लेता है जिसे वो अपने पास रखते हुए बोल रहा होता है, नथानिएल तुम जानती हो मैं इस तरह की बातों को नहीं मानता, ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग मौजूद हैं हमारा आपस में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम सभी के पेरेंट्स हमें ऑर्फनेज में छोड़ गए थे। क्या ये सब भी किस्मत का खेल था? ये बच्ची कुछ टाइम के लिए ही हमारे साथ है और हो सकता है बहुत जल्द इसे यहाँ से जाना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को इस बच्ची के साथ और ज्यादा अटैच मत करो ताकि वो पेन जो तुम्हें बाद में होने वाली है तुम उससे खुद को बचा सको। और इसी साथ नथानिएल हमें बता रही होती है, टाइम गुजरता गया और हम उस बच्ची से काफी ज्यादा करीब हो चुके थे, लेकिन एक वक्त आया जब हमें उस बच्ची को खुद से अलग करना पड़ा और हमें एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस बेबी को देखते हैं जो अब काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोल रही होती है, सिस्टर नथानिएल और डैड आप लोग मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो? प्लीज मुझे आप लोगों के साथ जाना है, मुझे यहाँ से ले चलिए। तो नथानिएल बोल रही होती है, लिटिल एंजल आखिर तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, आज से तुम्हें इस जगह पर ही रहना है और यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी अच्छे से केयर करेंगे। तो वो बच्ची काफी ज्यादा रोते हुए बोल रही होती है, डैड प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, आखिर आप लोग मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बस आप लोगों के साथ रहना है। लेकिन इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि चलता हुआ उस बच्ची के पास आ गया होता है, जिसके बाद पीटर उसके पास बैठ गया होता है और वह बुरा होता है, तुम इस वर्ल्ड को जितना ज्यादा बुरा समझती हो ये उससे भी कई गुना ज्यादा बुरा है और अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो हमेशा रोते रहते हैं। और हाँ एक और चीज, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला हुआ है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये मत बुलाया करो। तो ये बातें सुनकर वो बच्ची काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, जिसके बाद पीटर और नथानिएल दोनों ही इस जगह से जा रहे होते हैं और नथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर पीटर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे बोला भी था कि मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, तो क्या सच में तुम्हें उससे ये सब बोलना चाहिए था? तो पीटर बोल रहा होता है, ये सब करना जरूरी था, अब बस यहाँ से चलो। जिसके बाद पीटर इस ऑर्फनेज की लीडर से बोल रहा होता है, आज से ये बच्ची यहीं पर रहेगी, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। तो वो लेडी बोल रही होती है, पीटर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम इस बच्ची का काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम तो वैसे भी हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते रहते हो। लेकिन इसी के साथ वो लेडी बोलती है, अच्छा पीटर आखिर इस लड़की का नाम क्या है? तुमने ये तो हमें बताया ही नहीं। तो ये बात सुनकर पीटर बिल्कुल खामोश होता है और वो जाते हुए बोलता है, हमने इसका अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा है, आप खुद सोचकर इसका कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर्दियाँ खत्म हो गई होती हैं, फिर से इसी ऑर्फनेज का
सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेडी उस छोटी बेबी को पढ़ा रही होती है और पीटर यहाँ पर कुछ सामान लेकर आया होता है और हम देखते हैं कि लिटिल एंजल भी काफी अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर पीटर को देखती है और हम देखते हैं कि पीटर इस ऑर्फनेज की हेड से बात कर रहा होता है और वो हेड बोल रही होती है, पीटर मुझे काफी टाइम से तुमसे कुछ बात करनी थी। तो पीटर बोल रहा होता है, सिस्टर बोलिए आखिर आपको क्या कहना है। तो हेड बोल रही होती है, असलियत में हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि तुम्हें बुलाकर हम लिटिल एंजल का कुछ नाम रखते हैं। हम काफी टाइम से इसे लिटिल एंजल ही बुला रहे हैं, लेकिन हमने इसका अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा। तो क्या कोई ऐसा नाम है जो तुम हमें सजेस्ट करना चाहोगे। तो ये बात सुनकर पीटर लिटिल एंजल की तरफ देख रहा होता है और वो बुरा होता है, असलियत में नाम रखने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आप लोग कुछ भी अच्छा नाम सोचकर इसका नाम रख दीजिए। और इसी के साथ पीटर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बेबी अभी भी पीटर को ही देख रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जूडस को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करने के बाद वापस आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर अपने सीनियर को देखता है और इस सीनियर को देखते हुए जूडस सोच रहा होता है, मुझे याद है इस पर्सन को मुझसे काफी ज्यादा नफरत है, शायद इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त एक डिसाइपल बन चुका हूँ, लेकिन ये अपनी ट्रेनिंग में अभी काफी ज्यादा पीछे रह चुका है। जिसके बाद वो सीनियर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त जूडस बोलता है, सीनियर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो पर्सन बोलता है, हाँ बोलो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या कहना है मिस्टर जूडस। तो जूडस बोल रहा होता है, सीनियर आपको मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, जैसा आप मुझे पहले पुकारते थे आप अब भी मुझे वैसे ही पुकार सकते हैं। लेकिन मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये देखा है मेरे कपड़े थोड़े साइड से फटे हुए हैं, आखिर इस चीज का क्या मतलब है। तेरा सुनकर सीनियर बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह की बकवास है, अगर तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं तो इससे मेरा क्या लेना देना है, जाओ और जाकर अपने कपड़ों को सिलाई कर लो। तो जूडस बोल रहा होता है, असलियत में मेरे कपड़ों में से इस साइड से थोड़ी एनिमल्स की स्मेल आ रही थी, और जहाँ तक मुझे पता है इस जगह पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो एनिमल्स को किल करना पसंद करता है। देवा सुनकर सीनियर बोल रहा होता है, आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, कमीने मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर तूने मेरे कपड़ों को क्यों फाड़ा है। देवा सिंह सीनियर बोल रहा होता है, ओए बेवकूफ आखिर ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे कपड़ों को क्यों फाड़ूंगा। भले अब तुम एक डिसाइपल बन गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दो। लेकिन इस जूडस तेजी के साथ उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ देता है और वो उसकी पॉकेट में से उसके नाइफ को भी निकाल लेता है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे नाइफ में से काफी ज्यादा एनिमल की स्मेल आ रही है, और ये वही स्मेल है जो इस वक्त मेरे कपड़ों में से आ रही है। इसका साफ मतलब यही है कि वो बास्टर्ड तुम ही हो जिसने मेरे इन कपड़ों को फाड़ा है। तेवा सुनकर सीनियर जूडस तो खुद को छुड़ाकर पीछे हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, जूडस क्या तुम जानते भी हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। भले तुम एक डिसाइपल बन गए हो, लेकिन ये मत समझो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने अपने आप को पीटर से भी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है और अब तुम ग्लोरी के सबसे पावरफुल किलर बन चुके हो, और तुम्हारे मन में जो भी आएगा तुम वो करोगे। एक बात मेरी ध्यान से समझ लो, तुम सिर्फ पीटर की डुप्लीकेट कॉपी हो, और पीटर से ज्यादा स्ट्रांग बनना ये तो बहुत दूर की बात है, तुम पीटर जितने स्ट्रांग भी कभी भी नहीं बन पाओगे। लेकिन ये बात सुनकर जूडस अपने टॉवल को इस सीनियर के फेस के ऊपर फेंक देता है और इससे वो उसके फेस पर और उसके पेट में बहुत ही जोर से पंच मारता है, और इससे वो जंप लगाकर इस सीनियर को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, और हम देखते हैं कि इस किक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसके मुंह में से भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। लेकिन इस वक्त जूडस उसके पास आगे होता है और वो बोल रहा होता है, सीनियर मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे अभी याद आया जब मैंने लास्ट टाइम आपको टॉवल दिया था तो वो टॉवल आपको पसंद नहीं आया था और आपने बोला था कि आपको गर्म टॉवल पसंद है, और इससे वो बहुत ही ज्यादा गर्म पानी को अपने सीनियर के फेस के ऊपर गिर रहा होता है। और इसी के साथ जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, सीनियर क्या इतना गर्म टॉवल ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है, आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे पीटर की डुप्लीकेट कॉपी बोलने की। जिसके बाद हमें नेक्स्ट पीटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नथानियल उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और नथानियल बोल रही होती है, ब्रदर क्या तुम जानते हो तुम बहुत ही ज्यादा रुथलेस हो। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो। तो नथानियल बोल रही होती है, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें एनेस्थीसिया भी नहीं दिया है और मैंने तुम्हारे हाथ में से इस गोली को ऐसे ही निकाल लिया है, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी पेन नहीं होती। तो पीटर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई क्रेजी पर्सन हूँ जिससे बिल्कुल भी पेन नहीं होती। हाँ मुझे भी पेन होती है, लेकिन शायद मेरी विल पावर मुझे इतनी ताकत देती है कि मैं अपनी पेन को छुपा सकूं। तो ये बात सुनकर नथानियल बोल रही होती है, ब्रदर जब भी लिटिल एंजल हमारे साथ थी तुमने कभी भी अपनी फीलिंग्स को उसके सामने शो नहीं किया, क्या इसका मतलब यह है कि तुम वहां पर भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे। तो हम देखते कि पीटर अपने हाथ के ऊपर पट्टी बांध रहा होता है और वो बोल रहा होता है, नथानियल मैं नहीं जानता आखिर तुम किस तरह की बातें कर रही हो। हाँ ये बात ठीक है कि हमने कुछ टाइम तक उस बच्चे की केयर की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे और उस बच्चे के दरमियान में थोड़ी सी भी अटैचमेंट मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ऑर्फनेज हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिटिल एंजल और हम उस हेड को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, और लिटिल एंजल बोल रही होती है, सिस्टर प्लीज यहाँ पर देखिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी इसके जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगी। तो ये सुनकर वो हेड बोल रही होती है, लिटिल एंजल लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो और तुम्हें एक डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो लिटिल एंजल बोल रही होती है,
सिस्टर आपको नहीं पता, मेरी सिस्टर नैथानियल बहुत ही ज्यादा कूल है और मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बनने के बाद मैं अपना एक हॉस्पिटल भी बनाऊंगी जिसमें मैं सभी लोगों का इलाज फ्री किया करूंगी। तो ये बात सुनकर हेड काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बुरी होती है, अगर हम तुम्हें डॉक्टर बनाते हैं तो इसमें तो काफी ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन तुम तो एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहती हो और अगर इन सब चीजों को काउंट कर जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है। और वो कह रही होती है, लिटिल एंजल क्या तुम सच में एक डॉक्टर ही बनना चाहती हो? मुझे लगता है हमारे पास अभी भी टाइम है और हम इस चीज के बारे में दोबारा से सोच सकते हैं। लेकिन लिटिल एंजल बोल रही होती है, नहीं, मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही बनूंगी। और जिस तरह सिस्टर नैथानियल डैड की इंजरीज को हील करती हैं, इसी तरह मैं भी डैड की इंजरीज को हील क्या करूंगी। और इसी वक्त हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर पीटर और नैथानियल आ चुके होते हैं और इन दोनों को यहाँ पर देखकर लिटिल एंजल काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और पीटर भी लिटिल एंजल को ही देख रहा होता है, जिसका लिटिल एंजल यहाँ से तेजी से भाग जाती है और इस चीज की वजह से वो हेड काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, लिटिल एंजल आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? क्या तुम्हें सिस्टर नैथानियल से नहीं मिलना? और हम देखते हैं पीटर भी यहाँ पर लिटिल एंजल को देख रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर रुकने के बाद ये लोग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं और नैथानियल बोल रही होती है, सिस्टर आजकल मिशन की वजह से हम कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, इसलिए हम यहाँ पर विजिट नहीं कर पाते, इसलिए आप लिटिल एंजल का अच्छे से ख्याल रखिएगा। शायद हम यहाँ पर अब कुछ वीक्स के बाद आए। और इसे नैथानियल देखती है कि पीटर अभी भी लिटिल एंजल की तरफ ही देख रहा है जो कि एक कोने में बैठी हुई है। जिसको पीटर कहता है, नैथानियल अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो नैथानियल बोल रही होती है, हाँ ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये दोनों इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैथानियल और पीटर दोनों ही एक दरख्त के नीचे खड़े होते हैं और नैथानियल यहाँ पर पीटर को काफी ज्यादा डांट रही होती है और वह बोल रही होती है कि आखिर वो उस लड़की के साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करता, आखिर इस चीज में प्रॉब्लम क्या है। तो पीटर बोल रहा होता है, नैथानियल आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं उस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूं? हमारा आपस में कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे किस मिशन पर हमारी डेथ हो जाएगी, तो कि ये सही नहीं है कोई लड़की इस जगह पर खुश रहे। तो बस सुनकर नैथानियल भी खामोश हो गई होती है, जिसके बाद वो बोलती है, सीनियर शायद आप नहीं जानते और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मैं आपको इस चीज के बारे में बता रही हूँ। हर बेबी के लिए कोई ना कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है और भले उनका खून का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं हो, लेकिन अगर वो किसी पर्सन से खुद को अटैच कर लेते हैं तो वो पर्सन उनके लिए काफी ज्यादा प्रीशियस बन जाता है। शायद यही रीजन था कि लिटिल एंजल ने तुम्हें ही डैड बुलाया था। तो ये बात सुनकर पीटर यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हम देखते हैं वो खिड़की के पास मौजूद होता है और वो अंदर देखता है कि लिटिल एंजल यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के साथ खेल रही होती है। तो ये देखकर पीटर बुरा होता है, नैथानियल मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी बातें गलत हैं, लेकिन क्या ये चीज तुम नहीं चाहती कि लिटिल एंजल आज जितनी खुश है वो आगे भी ऐसे ही खुश रहे? इसलिए मुझे लगता है कि लिटिल एंजल हमारे बारे में जितनी जल्दी भूल जाएगी ये उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जूडस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूडस बहुत ही गुस्से में दीवार के ऊपर मुक्के मार रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ऐसा क्यों है? हर इंसान मुझे पीटर के साथ कंपेयर क्यों करता है? मैं आज जो भी कुछ हूँ वो मैं अपनी मेहनत से बना हूँ, तो आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं सिर्फ पीटर को ही कॉपी कर रहा हूँ? मैं सिर्फ पीटर को एडमायर करता हूँ इसलिए मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते को यहाँ पर बार बार उन्हीं सभी चीजों को सोच रहा होता है जो उसके साथ पहले हो चुकी है, जहाँ पर बार बार अलग अलग लोगों ने उससे बोला था कि वो बिल्कुल भी पीटर के जैसा नहीं है और ना ही वो कभी पीटर के जैसा बन सकता है। और हम देखते को इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे ये सब बुलाना बंद कर दें। और हम देखते को उसके हाथों में से इस वक्त ब्लड निकल रहा होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन बोलता है, तुम्हारे साथ ही जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ पीटर की वजह से हो रहा है। लेकिन इस वक्त जूडस काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सामने पीटर का नाम लेना बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि राफेल है और जूडस बोलता है, राफेल आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो राफेल बुरा होता है, क्या तुम जानते हो लोग तुम्हें इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन यही है कि पीटर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलर है और उसके जैसा आज तक कोई भी बन नहीं पाया। तो ये बात सुनकर जूडस गुस्से में बुरा होता है, और आखिर तुम ये मुझसे क्यों कह रहे हो? ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसे राफेल एक डैगर को दीवार के अंदर घोंप देता है और वो बुरा होता है, ये जो डैगर है ये तुम हो। और इसे वो एक और डैगर को उस डैगर से काफी ऊपर घोंप देता है और वो बुरा होता है, और ये जो डैगर है ये पीटर है जिसे तुम पकड़ नहीं पा रहे। तो ये बात सुनकर जूडस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो राफेल को पंच मारने के लिए जा रहा होता है और वो बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं पीटर से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन इसे राफेल जूडस के डैगर को पकड़कर उसे खींचकर पीटर के डैगर से काफी ज्यादा ऊपर कर देता है और वो बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी नजरों में तुम पीटर से बहुत ही ज्यादा ऊपर हो, लेकिन इतनी यंग एज में ही तुमने खुद को पीटर की जितना स्ट्रांग बना लिया है कि आगे चलकर तुम ग्लोरी के नंबर 1 किलर बन जाओगे। यही तो रीजन है कि फादर गैब्रियल भी हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। तो ये बात सुनकर जूडस बुरा होता है, क्या कहा तुमने? क्या सच में फादर गैब्रियल ने मेरी तारीफ की थी? तो राफेल बुरा होता है, ये बात सच है,
फादर गैब्रियल का कहना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और शायद बहुत जल्दी तुम पीटर को सरपास कर दोगे। और हम देखो राफेल के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है। राफेल, अगर सच बताऊं तो लोग तुम्हें पीटर की कॉपी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि पीटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और पीटर को कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पीटर को न सिर्फ हराएगा बल्कि कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देगा, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये बेडस एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।